कुछ देर चुप रहने के बाद जू शाह ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी खूनी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। बच्चे, तुम्हें मारक चाहिए? सपने देखो। सच बताओ तो जिया यू को एक अद्वितीय जहर ने जहर दिया था। स्वर्ग बिखराव। ये एक आधा कदम अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ था जो मुझे दिव्य रक्त महाद्वीप द्वारा दिया गया था, जिसे जहर राजा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता था कि इस जहर का कोई इलाज नहीं है। जब तक आप कुछ वास्तविक जीवन के अनुभवों का अनुभव नहीं करते, जहर वाले लोग निस्संदेह मर जाएंगे। चियांग झान ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि उसने स्वर्ग बिखराव जहर के बारे में कभी नहीं सुना था। जहर राजा जुएतियान दिव्य रक्त महाद्वीप के 10 महान पौराणिक राजाओं में से एक था। उसके जहर कौशल पूर्णता के शिखर पर पहुंच गए थे, और वो पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया था। वो असंख्य जहर राजा से कहीं अधिक भयानक था। अफवाहों के अनुसार जहर राजा पूर्ण स्वर्ग दुनिया के सभी प्रकार के अजीब जहरों में निपुण था। उसने जो जहर बनाया था वो कुछ ऐसा था जिसे स्वर्ग के नीचे कोई भी ठीक नहीं कर सकता था। इसके अलावा चियांग झान जानता था कि जहर राजा जुएतियान कुछ हजार साल पहले ही स्टार प्राचीन पथ में कदम रख चुका था। दूसरे पक्ष ने संभवतः रक्त हत्या का सामना किया था और एक घातक संकट का सामना किया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने रक्त हत्या को स्वर्ग बिखराव जहर दिया था, भले ही उसका अनुमान सही था या नहीं। संक्षेप में, चियांग झान स्वर्ग पाउडर के अजीब जहर को हल करना चाहता था। कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार जू शाह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस घातक जहर का कोई मारक नहीं था। दूसरे शब्दों में, अगर वो जिया यू को बचाना चाहता था तो वो केवल दूसरे पक्ष के साथ यौन संबंध बना सकता था। अगर ये कोई और तरीका होता, भले ही ये तलवारों का पहाड़ या आग का समुद्र होने वाला हो, चियांग झान कभी भी संकोच नहीं करेगा। हालांकि बारिश और बादलों के मामले ने उसे दुविधा में डाल दिया था। तार्किक रूप से कहें तो क्लाउड रेंज शमन माउंटेन में जिया यू जैसी बेमिसाल सुंदरता के साथ सेक्स करने में सक्षम होना किसी भी पुरुष के लिए यह कुछ ऐसा था जो वे केवल सपने में ही सोच सकते थे। हालांकि चियांग झान की नजर में जिया यू को केवल एक अंतरंग मित्र ही माना जा सकता था। अगर उसका वास्तव में उसके साथ कोई रिश्ता था तो वो भविष्य में लिंग पियाओक्स्यू का सामना कैसे करेगा? एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैले होना सामान्य बात थी। लेकिन चियांग झान बचपन से ही अपने पिता चियांग डोंगाटियन से प्रभावित था और रिश्तों के प्रति बहुत समर्पित था। इसके अलावा उसने एक बार गुप्त रूप से कसम खाई थी कि वो इस जीवन में कभी भी लिंग पियाओक्स्यू से शादी नहीं करेगा। हालांकि आज की स्थिति खास थी। अगर उसने जिया यू को बचाया तो वो निश्चित रूप से लिंग पियाओक्स्यू को निराश करेगा। इसके विपरीत जिया यू मर जाएगी। बच्चे, अगर तुम होशियार हो तो जिया यू को आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो। आज की बात को ऐसे ही माना जा सकता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं तो मैं तुम्हें बिना दफन किए मरने दूंगा। जैसे ही चियांग झान का दिमाग अस्त व्यस्त हुआ, जू शाह ने एक ठंडी दहाड़ लगाई। वो जानता था कि वो चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता। तुरंत उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक गहरे लाल रंग का टोकन निकाला। होंग! अगले ही पल जू शाह ने अपनी जोरदार ऊर्जा को प्रसारित किया और उसे टोकन में इंजेक्ट किया। तुरंत टोकन फट गया, जो घने खूनी प्रकाश में बदल गया, जो आकाश में चला गया। गहरा लाल प्रकाश चमकीला और चमकदार था, जैसे कि एक चिलचिलाती धूप जो ताजे खून से लाल हो गई हो, पूरी दुनिया को रोशन कर रही हो। ये दृश्य देखकर हत्या करने वाले संप्रदाय के सैकड़ों अमर राजाओं की चिंताएं और परेशानियां खुशी में बदल गई। उनमें से हर एक ने अपनी छाती बाहर निकाली और चियांग झान को ठंडेपन से देखा, मानो चियांग झान पहले से ही मरा हुआ आदमी हो। कोई भी जो मूर्ख नहीं था, वो इस संकेत को देख सकता था।
रक्तवध द्वारा सक्रिय रक्तलाल टोकन हत्या संप्रदाय के विशेषज्ञों को सूचित कर रहा होगा कि वे आएं और उनकी सहायता करें। हालांकि वे नहीं जानते थे कि हत्या संप्रदाय कितना शक्तिशाली था। इस संप्रदाय को प्रथम स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में जाना जाता था। वहां एक वास्तविक अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ, एक पौराणिक अजेय अस्तित्व होना चाहिए। एक ही विचार के साथ वो दुनिया भर में और पूरे ब्रह्मांड आकाश गंगा में यात्रा कर सकता था। एक बार जब वो रक्तवध द्वारा भेजे गए संकेत को देखता है तो अपनी उंगली के एक झटके से वो घटनास्थल पर पहुंच जाएगा। हालांकि चियांग झान ने पहले कभी अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के साथ लड़ाई नहीं की थी और वो नहीं जानता था कि इस स्तर का विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली था। एक बात थी जिसके बारे में वो बहुत स्पष्ट था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। चूंकि स्वर्ग बिखराव पाउडर लाइलाज है, इसलिए अब तुम्हें जीने की कोई जरूरत नहीं है, चियांग झान ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी उठाई और जू शाह पर वार किया। युद्ध आत्मा, वापस आओ। गड़गड़ाहट। जैसे ही मुट्ठी का बल खुला, पहाड़ और सुनामी की गर्जना हुई और आकाश और पृथ्वी उलट गए। हवा, बादल और यहां तक कि हवा के हिंसक रूप से टूटने के कारण अंतरिक्ष की अनगिनत परतें ढह गई। ऊर्जा जिसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, वो चियांग झान की मुट्ठी के साथ बह गई। ये सूर्य और चंद्रमा के ज्वार की तरह था और ये एक सुनामी की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। ये एक अद्वितीय दबंग आभा थी जिसने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। चियांग झान के सिर के ऊपर बर्बाद आकाश सैकड़ों हजारों मील तक ढह गया। ब्लैक होल के माध्यम से कोई एक लाल सुनहरे आदमी की छवि देख सकता था जो समय और स्थान को पार करने वाले एक प्राचीन युद्ध देवता की तरह लग रहा था। वो आदमी आसमान से उतरा और उसकी अजेय दबंग आभा ने दुनिया के सभी लोगों को ढक लिया, जिससे लोग डर से कांप उठे। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। युद्ध राजा मुट्ठी की 5वीं शैली, युद्ध आत्मा की वापसी। ये मुट्ठी तकनीक रक्त युद्ध तकनीक से अधिक शक्तिशाली थी। मानो ये कुलपति चियांग को, युद्ध राजा चियांग जिंगटियन की युद्ध आत्मा को वापस बुलाया गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हर जगह तीव्र युद्ध की भावना की लहरें महसूस की जा सकती थी, मानो युद्ध के मैदान में हजारों सैनिक लड़ रहे हों। पहाड़ों और नदियों पर खून के धब्बे थे। सभी युद्ध की भावनाएं एक साथ इकट्ठी हो गई थी, जिससे युद्ध का साम्राज्य बन गया। चियांग झान ने मारने के लिए अपना दिल मजबूत किया। उसने एक मुक्का मारा और एक जबरदस्त ताकत जू शाह की ओर बढ़ी। ताकत इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। यहां तक कि देवताओं और शैतानों को भी पीछे हटना पड़ा। अपने दिल से निकल रहे घातक खतरे को भांपते हुए ब्लडी मैसेकर को खुद का बचाव करने का कोई भरोसा नहीं था। एक फ्लैश के साथ वो भूत की तरह सभी की आंखों के सामने गायब हो गया। टेलीपोर्टेशन हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की एक अनोखी और जादुई क्षमता थी। बस एक विचार से वो किसी भी जगह पहुंच सकता था जहां वो जाना चाहता था। ये मानना ही पड़ेगा कि जू शाह की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि वो बिजली की तरह तेज थी। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान के हमला करने से पहले उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जू शाह भाग जाएगी। इसलिए उसने अपनी मुट्ठी लहराई और अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल किया। बिना किसी दया के एक ही वार में जू शाह को मार डाला। एक हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ के रूप में, हालांकि चियांग झान का स्थानिक ऊर्जा का उपयोग जू शाह जितना अच्छा नहीं था, उनके बीच का अंतर बहुत छोटा था। उसकी मुट्ठी का बल स्थानिक अवरोध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था और ये जू शाह की भागने की गति से ज्यादा धीमा नहीं था। एक सर्वविजयी ऊर्जा नदी, स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई, शून्य को चकनाचूर कर दिया
और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह कुचल दिया। इसने एक पल में लाखों मील के भीतर सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके बाद हवा में एक भयानक चीख फैल गई। आसमान खून की बारिश से भर गया, जिसने पूरे स्टार प्राचीन पथ को गहरे लाल रंग में भिगो दिया। एक पल में दृश्य पर मौजूद हर कोई महसूस कर सकता था कि जू शाह से संबंधित क्यूई गायब हो गई थी। इसका मतलब था कि जू शाह की आत्मा पहले ही नष्ट हो चुकी थी और वो हमेशा के लिए मर जाएगा। अंतिम रक्त हत्या के साथ चियांग झान ने एक क्रिस्टल स्पष्ट स्वतंत्र स्थान को आसमान से गिरते हुए तारे की तरह नीचे गिरते देखा। वो अपने दिल में खुश था और तुरंत उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसने पाया कि एक सर्वोच्च आभा दूर के स्थान और समय से प्रेषित हुई थी। ये आभा स्वर्ग और पृथ्वी को पार कर गई थी और महान दांव कला कानून की तरह भी लग रही थी। ये इतना भयानक था कि इसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। हालांकि उसने दुश्मन के कोई संकेत नहीं देखे थे, लेकिन चियांग झान महसूस कर सकता था कि यह भयानक आभा उसकी तुलना में हजारों गुना अधिक शक्तिशाली थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हत्या संप्रदाय का अद्वितीय विशेषज्ञ आ चुका था। हालांकि उसे दुश्मन का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया, लेकिन चियांग झान के दिल में खतरे की एक मजबूत भावना उभरी। उसने स्टार प्राचीन पथ पर नजर डाली, जो एक खंभे की तरह था जो आकाश को थामे हुए था, और जानता था कि ये एक मृत अंत था। अगर वो स्टार प्राचीन पथ के रास्ते से भागता तो वो आसानी से हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञों द्वारा पकड़ा जाता। उस समय उसे डर था कि हालात उसके खिलाफ होंगे। इसके अलावा नौवें स्वर्ग में निहित स्थानिक ऊर्जा पहले की तुलना में अधिक मजबूत थी। चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ वो पहले स्वर्ग में अपनी इच्छानुसार टेलीपोर्ट कर सकता था। अगर वो और ऊपर जाता तो वो स्थानिक ऊर्जा के दबाव का सामना नहीं कर पाता। वो विस्फोट भी कर सकता था और मर भी सकता था। इसके अलावा पहले स्वर्ग में पहले से ही एक अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ था। अगर चियांग झान दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करता, कोई नहीं जानता था कि उसका सामना किस तरह के विशेषज्ञ से होगा। उस समय भले ही उसके पास असाधारण प्रतिभा हो, प्रतिभा मृत्यु संकट में भी किसी के पैरों तले रौंद दी जाएगी। एक बार की बात है, जब ब्लेड गॉड ने अपने अराजक गुफाचरण साधना आधार की 10वीं परत के शिखर के साथ दूसरे आकाश में प्रवेश किया, तो वो मृत्यु की दयनीय स्थिति में पहुंच गया। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि चियांग झान केवल अराजक गुफाचरण के आधे कदम पर था। अपने दिमाग की एक झलक में चियांग झान को लगभग अधिसूचित मुट्ठी के राजा चियांग तियान्युन की परवाह नहीं थी। गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ, फैनिक्सन, फू तुजी और अन्य उसने अपने हाथ से पकड़ा और सभी को ब्लेड गॉड की लाश के आंतरिक स्थान में ले गया। उसके बाद वो एक फ्लैश में गायब हो गया। गड़गड़ाहट। जैसे ही चियांग झान और अन्य चले गए, उनके पीछे शून्य में एक बैंगनी आकृति दिखाई दी। उसका शरीर लंबा और सीधा था और उसका शरीर ब्रह्मांड की आभा उत्सर्जित कर रहा था। वो एक दिव्य राजा की तरह लग रहा था जो 9 स्वर्ग शिखर से उतरा था, और उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया था। उसकी शक्तिशाली आभा अद्वितीय थी और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखता था। जैसे ही ये आदमी दिखाई दिया, हिंसक हवाएं गरजने लगी और बादलों का समुद्र उमड़ पड़ा। पूरा सितारा प्राचीन पथ अस्थिर रूप से हिल गया, मानो किसी भी क्षण उसे उखाड़ दिया जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो इस क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए हों, और दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। वो शक्ति जो चरम सीमा तक भयावह थी, एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये पूरी दुनिया में फैल गई और अरबों स्थानिक क्षेत्रों को नष्ट कर दिया, खासकर जहां चियांग झान था। ये पाउडर में बदल गया
और आसपास के कुछ चमकीले सितारे हिंसक रूप से फट गए। धूल का एक कण भी पीछे नहीं बचा। असीम स्वर्ग और पृथ्वी प्रलय की आपदा बन गए थे। हवा में एक विनाशकारी आभा व्याप्त थी। क्या तेज प्रतिक्रिया! वास्तव में मेरी नाक के नीचे से निकल जाना। बैंगनी रंग का व्यक्ति बड़बड़ाया और फिर उसका शरीर डगमगाया। भूत की तरह वो चुपचाप टूटे हुए युद्ध के मैदान पर उतरा। वो चुपचाप हवा में खड़ा था। उसके पूरे शरीर से लोहे के खून से लथपथ वध की आभा निकल रही थी, जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया था। ये व्यक्ति 30 के दशक में लग रहा था, लेकिन उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी हल्की दाढ़ी थी और सिनेबार भौहों के साथ 9 क्रांतियों के शेरों की 2 लटें थी। उन सभी में उतार चढ़ाव का निशान दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा गोरा था। वो उज्जवल और कोमल था। उसकी आंखों में ठंडक का आभास था। उसकी आंखें, जो सूरज की तरह चमकीली थी, धीरे धीरे भीड़ को स्कैन कर रही थी। जब वो मुस्कुराया और फूलों को खिलते और गिरते देखा तो उसने एक लापरवाह भावना दी। ऐसा लगा जैसे समुद्र शहतूत के खेत में बदल गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया के विनाश का अनुभव किया हो। और सूरज, चांद और तारे बैंगनी लबादे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जितने लंबे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया का एकमात्र भगवान है और उसने अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति को अपने दिल की इच्छा के अनुसार दिखाया। बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति के सामने अमर राजा चींटी की तरह छोटा था, और यहां तक कि वे शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट भी बेहद दयनीय लग रहे थे। ज़ूशा कहा है, उसने अभी चेतावनी क्यों भेजी? बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति ने ऊपर से नीचे देखा और हत्या करने वाले संप्रदाय के 100 से अधिक अमर राजाओं को देखा। वो ठंडी आवाज में गुर्राया और उसकी चमकदार आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले हत्या करने वाले संप्रदाय के असंख्य अमर राजा डर से कांप रहे थे और वे पसीने से भीगे हुए थे। बिना किसी अपवाद के उन सभी ने अपना सिर उठाया और बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति को देखा। उनमें से हर एक उस चूहे की तरह था जिसने बिल्ली को देखा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो हवा में से एक अद्वितीय दबाव पैदा हो रहा हो, मानो 9 स्वर्ग एक साथ ढह गए हों। उनमें से हर एक की पीठ झुकी हुई थी और उनका रक्त और क्यूई विपरीत दिशा में बह रहे थे। यहां तक कि उनकी आत्माएं भी लगभग बिखर गई थी। दुनिया खामोश थी। किलिंग संप्रदाय के सैकड़ों अमर राजाओं के दिलों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की शक्ति से वे सभी गहरे सदमे में थे। किलिंग संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु में से एक, जियोनघई, अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ। इस व्यक्ति के पास न केवल किलिंग संप्रदाय में महान शक्ति थी, बल्कि किलिंग संप्रदाय में भी महान शक्ति थी। वो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था, और वो पहले स्वर्ग में जो चाहे कर सकता था। वो अजेय था और उसका नाम पूरी दुनिया में फैल गया था। उसकी चमक ने 9 राज्यों को रोशन कर दिया। अफवाहों के अनुसार 10,000 साल पहले किलिंग संप्रदाय द्वारा शासित विशाल क्षेत्र में तलवार संप्रदाय नामक एक संप्रदाय उभरा, जिसने किलिंग संप्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। ऐसा कहा जाता था कि उस समय तलवार संप्रदाय के पास 10,000 से ज्यादा अमर राजा और कुछ 100 आधे चरण के अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे। खास तौर पर तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता न केवल ये अराजक गुफा चरण तक साधना कर चुका था, बल्कि ये तलवार दांव में भी निपुण था। वे तलवार तकनीक के शिखर, तलवार दांव के शिखर पर लगभग पहुंच चुके थे। अपनी अप्रत्याशित तलवार तकनीकों पर भरोसा करते हुए तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता भीड़ के बीच से निकलकर शिखर पर पहुंच गए। उनकी शक्ति ने आकाश को हिला दिया, लेकिन इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी।
उसने वास्तव में तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों को क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। संसाधनों की लूट। इस तरह के अभिमानी कार्य ने स्वाभाविक रूप से हत्या संप्रदाय को क्रोधित कर दिया था। जैसा कि कहा जाता है, एक पहाड़ दो बाघों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रथम स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में हत्या संप्रदाय भड़क गया था। उन्होंने तुरंत एक खूनी दमन शुरू करने के लिए हजारों विशेषज्ञों को भेजा और जियोनघाई उस अद्वितीय युद्ध का मुख्य पात्र था। किंवदंतियों के अनुसार उस समय शियोंघई अराजक गुफाचरण से आधा कदम दूर था और वो तलवार संप्रदाय से लड़ने के लिए भीड़ का अनुसरण कर रहा था। दोनों पक्ष 3 दिन और 3 रातों से भीषण युद्ध कर रहे थे। खून नदी की तरह बह रहा था और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो रही थी। उन सभी ने एक भयानक कीमत चुकाई थी। अंत में शियोंघई ने तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को मार डाला, जिसका साधना आधार अधिक था। इस युद्ध से उसे सम्मान मिला और डोंगटियन धराशायी हो गया। तब से शियोंघई हत्या संप्रदाय का उपसंप्रदाय गुरु बन गया था। उसने संप्रदाय को नियंत्रित किया और एकांत में रहता था। हालांकि वो कई सालों से दुनिया की नजरों में नहीं आया था, लेकिन जब भी उसका नाम लिया जाता तो हर कोई डर से कांप उठता और उनके रोंगटे खड़े हो जाते। बाहर के लोग भी शियोंघई से डरते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि हत्या संप्रदाय के शिष्यों को कितना झटका लगा होगा जब उन्होंने शियोंघई को 100 अमर राजाओं के साथ देखा होगा। उपसंप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करते हुए जू शा को दिव्य रक्त महाद्वीप के विशेषज्ञों द्वारा मार दिया गया है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सबसे शक्तिशाली अमर राजा ने सम्मान के साथ शियोंघई की ओर देखा और कहा, क्या जू शा को दिव्य रक्त महाद्वीप के किसी व्यक्ति ने मार डाला? शियोंघई ने खुद से कहा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसका चेहरा उदास था। हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु के रूप में वो जानता था कि जू शा में असाधारण प्रतिभा और मजबूत आधार था। उसने एक बार अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए जन्म स्थान को परिष्कृत किया था और उसकी ताकत बेहद अत्याचारी थी, अद्वितीय और बेजोर। जू शा की ताकत के साथ जब तक कि उसका सामना किसी असली अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ से न हो, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे मारना तो दूर की बात है। इसके अलावा दिव्य रक्त महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा कम थी और संसाधन दुर्लभ थे। अधिक से अधिक वे अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के लिए आधा कदम पैदा कर सकते थे और उनकी ताकत पहले स्वर्ग विशेषज्ञ से बहुत कम थी। अगर ऐसा न होता तो किलिंग सेक्ट ने जू शा को स्टार प्राचीन पद की रक्षा के लिए नहीं भेजा होता। जब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था तो शियोंघई के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी और उसने ठंडे स्वर में पूछा, प्रतिद्वंद्वी की उम्र कितनी है और वो कैसा दिखता है? मुझे विस्तार से बताओ। किलिंग सेक्ट को स्टार प्राचीन पद की रक्षा करने के लिए दिव्य न्यायालय से आदेश मिले हुए कई साल हो चुके थे। हालांकि इस अवधि के दौरान दिव्य रक्त महाद्वीप के कई विशेषज्ञों ने नाकाबंदी को तोड़ दिया था, लेकिन अब तक किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। हालांकि जू शा की मृत्यु दिव्य न्यायालय से छिपी हो सकती थी, लेकिन एक बार खबर फैलने के बाद प्रथम स्वर्ग की अन्य शक्तियां निश्चित रूप से किलिंग सेक्ट पर हंसेंगी। ये मामला किलिंग सेक्ट की गरिमा से जुड़ा था और शियोंघई ने अपनी रक्षा में ढील देने की हिम्मत नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि शियोंघई व्यक्तिगत रूप से सामने आया था, इसलिए उसे हत्यारे को पकड़ना ही था, चाहे कुछ भी हो। अन्यथा उसने जो प्रतिष्ठा बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी, वो निश्चित रूप से बहुत गिर जाएगी। इसके अलावा वो संप्रदाय को ये नहीं समझा पाएगा। तो ये एक अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ है, कितनी भयानक ताकत है। जब शियोंघई हत्यारे से पूछताछ कर रहा था तो चियांग झान पहले ही कुछ 100 मीटर दूर एक पर्वत श्रृंखला में दिखाई दिया था। वो घबरा कर चिल्लाया। उसके चेहरे का भाव अतुलनीय रूप से गंभीर था और उसकी आंखें भय से भरी हुई थी।
अभी का दृश्य बहुत भयानक था। जब हत्या संप्रदाय का अद्वितीय विशेषज्ञ नीचे उतरा तो स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, तारे फट गए और पूरी दुनिया विनाश के कगार पर लग रही थी। सौभाग्य से चियांग झान उससे पहले बच गया था, अन्यथा वो निस्संदेह मर जाता। ये सही है, चियांग झान की प्रतिभा उच्च थी और उसकी नींव बहुत मजबूत थी। उसकी ताकत को अद्वितीय और दुनिया को हिला देने वाला कहा जा सकता था, लेकिन वो अभी भी हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञों द्वारा उत्सर्जित अजेय क्यूई को देख सकता था। हांग लांग, ये एक बहुत ही भयानक दुश्मन था जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। हालांकि चियांग झान गर्वित था, लेकिन वो अहंकारी नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर वो अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ता है तो वो एक ही वार में तुरंत मारा जाएगा। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि एक प्रथम स्वर्ग विशेषज्ञ बहुत भयानक था। दिव्य रक्त महाद्वीप के अजेय सर्वोच्च विशेषज्ञ, पौराणिक राजा, इस जगह पर केवल एक तुच्छ अस्तित्व थे। चियांग झान जितना शक्तिशाली कोई व्यक्ति, इस रहस्यमय स्थान में हर पहलू में सावधान रहना पड़ता था, अन्यथा वो कभी भी मर सकता था। हालांकि उसका दिल संकट की भावना से भरा था। चियांग झान को दृढ़ विश्वास था कि वो प्रथम स्वर्ग समाज में समृद्ध होगा। उसे अराजक गुफा चरण में कदम रखने में अधिक समय नहीं लगेगा और तब तक उसके लिए हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञों से लड़ना आसान हो जाएगा। ये अहंकार नहीं था, बल्कि पहला स्वर्ग प्रचुर संसाधनों वाला एक विशाल देश था। स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार के विभिन्न प्रकार हर जगह पाए जा सकते थे और इस जगह में सबसे शुद्ध और असीम स्थानिक ऊर्जा थी। ये एक योद्धा के लिए अराजक गुफा चरण को तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ चियांग झान का शरीर चमक उठा और उसके भंडारण रिंग में प्रवेश कर गया। विशाल स्थान में कुछ भी नहीं था, केवल एक अद्वितीय सुंदरता जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे अपने गर्वित शरीर को घुमा रही थी। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलती रहीं और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसकी बर्फ की सफेद त्वचा हवा में उजागर हो गई और पसीने की बूंदें क्रिस्टल मोतियों की तरह लग रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जिया यू थी, जिसे जहर दिया गया था स्वर्ग बिखराव पाउडर। इस समय जिया यू ने पहले ही अपने कपड़े फाड़ दिए थे। कुछ सबसे निजी स्थान बिना किसी संदेह के प्रकट हो गए थे। फिर भी उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वो फीनिक्स जैसी आंखों से चियांग झान को घूरती रही। उसकी आंखें आग की लपटों से जल रही थी। अपने विश्वास पात्र को पीड़ित देखकर चियांग झान का दिल जलने लगा। हालांकि वो जिया यू को बचाना चाहता था, लेकिन जब उसने उन दोनों के बीच अंतरंग संबंध के बारे में सोचा तो वो एक बार फिर दुविधा में पड़ गया। किसी को बचाना उस महिला को निराश करने के लिए नियत था जिसे वह प्यार करता था। अगर वो चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा तो जिया यू मर जाएगी। चियांग झान वास्तव में ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि चियांग झान खतरे का सामना करते हुए शांत और संयमित था, खुशी से बातें कर रहा था, लेकिन इस समय वो असहाय था और उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। स्वूश, बिना किसी चेतावनी के जिया यू अचानक एक कार्प की तरह खड़ी हो गई। वो चियांग झान की ओर ऐसे दौड़ी जैसे कि उस पर कोई शैतान सवार हो। उसने अपने दोनों हाथों से चियांग झान के कपड़े पकड़ लिए और उन्हें जोर से फाड़ दिया। फटने की आवाज के साथ चियांग झान के सारे कपड़े अंदर से बाहर तक फट गए। वो पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने महसूस किया कि जिया यू के हाथों से एक शक्तिशाली बल उसके शरीर की ओर बढ़ रहा है। उसे लगा जैसे उसे किसी पहाड़ की चोटी पर धकेल दिया गया हो और वो जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वरिष्ठ जिया, आप नहीं कर सकते, चियांग झान ने प्रतिक्रिया की और तुरंत चिल्लाया। उसने घबराहट में दोनों हाथों से धक्का दिया। वह जिया यू को रोकना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कोमलता का एक टुकड़ा छुआ।
इस बार इसने जिया यू के शरीर में अद्वितीय जहर को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। एक जंगली घोड़े की तरह जो नियंत्रण से बाहर था, वो चियांग झान के शरीर के चारों ओर दौड़ा और हिंसक रूप से हिल गया। चियांग झान को अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। उसकी ख्यूई और खून उबल गया। एक मजबूत प्रभाव ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो बादलों में तैर रहा हो। हालांकि ये पहली बार था जब उसने ऐसा अद्भुत दृश्य देखा था। उसका दिल हिल रहा था और उसकी आत्मा कांप रही थी। हालांकि उसने फिर भी अपना दिमाग साफ रखा और जानता था कि आज जो हुआ वो लिंग पियाओक्सू को दुखी कर देगा। ये सोचकर उसने तुरंत एक शक्तिशाली बल जुटाया और जिया यू को दूर धकेलने की कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके हाथों पर इकट्ठा होने से पहले ये किसी दूसरी जगह से जिया यू के शरीर में घुस जाएगी। तुरंत जिया यू की ताकत तेजी से बढ़ गई और भले ही चियांग झान के शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा थी, फिर भी उसने इसका उपयोग जारी रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिया यू केवल जीवन की 10वीं परत मृत्यु अवस्था के शिखर पर थी। उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। क्या होगा अगर वो हिंसक ऊर्जा के प्रभाव का सामना नहीं कर सकी? उसका शरीर मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और वो पूरी तरह से लाश के बिना मर जाएगी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए चियांग झान अपनी जान बचाने के लिए केवल खुद को बलिदान कर सकता था। वो अमर इच्छा के प्रभाव को महसूस कर सकता था और उसके शरीर में खून उबल रहा था। विशाल शून्य में शियोंघई का चेहरा उदास था और उसकी भौहें कसी हुई थी। 2 तीखी आंखें जो स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार की तरह थी, एक चित्र को घूर रही थी, ध्यान से उसका आकार माप रही थी। चित्र के शीर्ष पर एक लंबा और पतला सुनहरा वस्त्र पहने हुए एक नाजुक और सुंदर चेहरे वाला युवक था। काली तलवार के आकार की भौहों के नीचे चमकीली आंखों की एक जोड़ी आसमान में चमकते सूरज की तरह लग रही थी। उसका लंबा और सीधा शरीर एक अद्वितीय आभा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो, और उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल रही थी, और वो अभिमानी और सर्वोच्च थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चित्र में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चियांग झान था। शियोंघई ने जू शा की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने से पहले लंबे समय तक पूछताछ की। हालांकि वो हैरान था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वो किलिंग सेक्ट का वाइस सेक्ट मास्टर था, अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ। चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसकी आंखों में चींटियों की तरह है। फिर भी उसने अपने आदमियों को चियांग झान का चित्र बनाने का आदेश दिया। उसका इरादा व्यक्तिगत रूप से उसका शिकार करना था। इस शिकार का उद्देश्य सबसे पहले जू शा का बदला लेना था और दूसरा किलिंग सेक्ट की गरिमा की रक्षा करना था। तीसरा, चूंकि जियोनघाई ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी, इसलिए उसे किसी भी हालत में चियांग झान को मारना था। अन्यथा न केवल वो सेक्ट को जवाब देने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि वो वेदी से भी गिर जाएगा। आप सभी स्टार प्राचीन पद की रक्षा करना जारी रखेंगे। बाद में जू शा की जगह कोई और आएगा। जियोनघाई की नजर किलिंग सेक्ट के असंख्य अमर राजाओं पर पड़ी और वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके बाद उसका शरीर चमक उठा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। जियोनघाई के उपसंप्रदाय गुरु व्यक्तिगत रूप से हमला करेंगे। इस बार चियांग झान निश्चित रूप से मर जाएगा। हत्या संप्रदाय के 100 से अधिक अमर राजाओं ने जियोनघाई को जाते हुए देखा। अचानक उन्हें हवा और बादलों का सारा दबाव महसूस हुआ। उनमें से एक ने ठहाका लगाया। ऐसा लग रहा था कि चियांग झान निश्चित रूप से मरने वाला है। उनमें से बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखें क्रूरता और खून की प्यास से भरी थी। क्या मजाक है! एक अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के रूप में
जियोनघाई दुनिया में अजेय था। अपनी अद्वितीय शक्ति के साथ वो आसानी से एक पल में चियांग झान को मार सकता था। उसी समय चियांग झान ने अभी अभी निषिद्ध फल का स्वाद चखा था। उसका शरीर गर्म हो रहा था और उसका खून उबल रहा था। हालांकि उसे बचाने के लिए जिया यू के साथ संबंध बनाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस पल उसे खुशी की एक तेज लहर महसूस हुई। उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए। उसकी आत्मा लगातार कांप रही थी। फुसफुसाहट। अपने शरीर के अचानक झटके से चियांग झान ने जिया यू को दबा दिया और अपने घोड़े पर सर पर दौड़ा। वो आजाद और खुश था। हवा तेज और तेज थी और उसकी क्यूई ने नदी को निगल लिया। जैसे जैसे वो बार बार हमला करता गया, एक मजबूत और शक्तिशाली ऊर्जा जिया यू के शरीर में घुस गई, जैसे कि बाढ़ ने अभी अभी एक बांध तोड़ा हो। ओह! जिया यू बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और वो पसीने से भीगी हुई थी। उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक शर्मीली अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वो एक फूल की तरह थी जिसे बारिश ने सींचा था और वो बेहद खूबसूरत थी। बारिश और बादलों का अनुभव करने के बाद जिया यू के शरीर में मौजूद अनोखा जहर हेवंस पाउडर खुद ब खुद विषमुक्त हो गया। उसके दिमाग में स्पष्टता वापस आ गई और उसकी साफ सुथरी आंखें चियांग झान को घूरने लगी। ये वो आदमी था जिसे वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो चियांग झान के साथ मिलकर उड़ने में सक्षम था। ये एक ऐसा सपना था जो उसने देखा था लेकिन साकार नहीं कर पाई। अब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। स्वाभाविक रूप से वो बहुत खुश और अतुलनीय रूप से उत्साहित थी। इसके अलावा जिया यू एक अभूतपूर्व आनंद में डूबी हुई थी और उसका शरीर और मन शांत था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों में तैर रही हो, खासकर जब उसने चियांग झान के शरीर से अपने शरीर में ऊर्जा की लहरें महसूस की। उसकी ताकत में उछाल आया था और वो उत्साह से कांप रही थी। वरिष्ठ बहन जिया, यिन और यांग एक दूसरे से मिल गए हैं और हमारी दिव्य भावना जुड़ गई है, एक में विलीन हो गई है। ये आपके लिए स्थानिक शक्ति को समझने का सबसे अच्छा अवसर है। आपको अपना दिमाग नहीं खोना चाहिए। भयंकर प्रभाव के तहत हालांकि चियांग झान बहुत उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। वो लड़ने के लिए दृढ़ था। न केवल वो खुशी में खो गया, बल्कि उसने जिया यू को समय पर अराजक गुफाचरण के आधे कदम को तोड़ने की याद भी दिलाई। ये एक दुर्लभ अवसर था। महान राजा के रूप में वो पहले से ही स्थानिक शक्ति को समझ चुका था। उसकी स्मृति में कई अनुभव संग्रहित थे। चाहे वो किसी के साथ भी साझा करे, इससे उसे अनंत लाभ होंगे। इसके अलावा चियांग झान और जिया यू पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल गए थे। उनके दोनों कौशल, आत्मा और यादें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस तरह की चमत्कारी मुलाकात चियांग झान द्वारा जिया यू को अपने साधना अनुभव के बारे में बताए गए अनुभव से कहीं अधिक गहन थी। धन्यवाद कनिष्ठ भाई। जिया यू ने उसे सुनकर मुस्कुराई। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से चियांग झान की यादों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बार फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी हो जिस पर वो चली थी। पलक झपकते ही जिया यू ने अराजक गुफाचरण के आधे कदम को तोड़ दिया। उसने पौराणिक राजा की श्रेणी में कदम रखा और अपने शरीर पर त्वचा के हर इंच को महसूस किया। मांस और रक्त के हर इंच में असीम स्थानिक ऊर्जा समाहित थी। वो एक ही कदम में स्वर्ग पहुंच गई थी। ये बिल्कुल एक ही कदम में स्वर्ग की ओर चढ़ना था। हालांकि जिया यू में असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत थी, फिर भी वो जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर से अराजक गुफा चरण के आधे कदम को तोड़ना चाहती थी। लेकिन आज उसका चियांग झान के साथ घनिष्ठ संबंध था। एक पल में उसने बेड़ियां तोड़ दी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट।
जिया यू के शरीर से समुद्र में एक उग्र लहर की तरह एक अद्वितीय ऊर्जा निकली। प्रभाव के कारण आसपास का स्थान तेजी से ढह गया और पूरा स्टोरेज रिंग लगभग नष्ट हो गया। चियांग झान की आंखों में आश्चर्य का भाव था। जिया यू ने अराजक गुफा चरण के आधे कदम में कदम रखा था और उसकी साधना हजारों गुना बढ़ गई थी। वो मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर, युद्ध राजा चियांग एओ, फैनिक्सिन और फू तुजी से लगभग अधिक शक्तिशाली थी। इस समय अगर जिया यू और जू शा लड़ते, भले ही वे वापस नहीं लड़ सकते थे और खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते थे। आखिरकार जिया यू 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक के साथ पैदा हुई थी। उसकी स्वतंत्र रक्त रेखा उड़ान के मामले में उसी स्तर के विशेषज्ञों से कहीं आगे निकल गई थी। यहां तक कि आदिम युग में अपनी गति के लिए प्रसिद्ध दिव्य जानवर भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जिया यू लीजेंडरी किंग बन गई थी और उसके पास एक चमत्कारी टेलीपोर्टेशन क्षमता थी। उन दोनों के संयोजन के साथ, जब तक कि उनका सामना किसी वास्तविक अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ से न हो, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उस महिला की ताकत को देखकर, जो पहले से ही उससे लड़ने के लिए झुकी हुई थी, चियांग झान ने उत्साह से जिया यू पर हमलों की बौछार शुरू कर दी। देखो, हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु में से एक जियोन घाई आ गया है। रक्तवध के दृश्य के सबसे नजदीकी शहर में कई उद्गार सुनाई दिए। गोल्ड सैंड सिटी एक कीमती शिल्प सामग्री पर्पल गोल्ड सैंड के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। इस शहर का पैमाना बहुत बड़ा था और इसने 10 मिलियन मील से अधिक क्षेत्र को कवर किया। चौड़ी और सीधी सड़कें सभी दिशाओं में फैली हुई थी और आसपास की इमारतें ऊपर नीचे गिरती थी। उनमें से लगभग सभी सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट थे और उनके भीतर कुछ महल थे। महल जो किसी देवता के निवास की तरह दिखता था, वास्तव में एक विशाल दिव्य भावना का उत्सर्जन कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट था। राजसी शहर में सभी विशेषज्ञों ने अपना सिर उठाया और बैंगनी कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। उनमें से कुछ ने उस व्यक्ति की पहचान ली, जिससे पूरा शहर उत्साह से उबल उठा। यह हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय मास्टर में से एक था, अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ। ये एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जिसने एक बार तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को मार डाला था। जियोन घाई गोल्ड सैंड सिटी में आ गया था। वो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके गर्व से खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो आराम से हवा में खड़ा था। हालांकि उसने कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं की। हालांकि वो अजय क्यूई जिसके साथ वो पैदा हुआ था और खूनी लड़ाइयों से गुजरा था, पहले ही पूरे शहर में छा चुकी थी। सभी ने अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस किया और उनके चेहरे सदमे से भर गए। शक्तिशाली वाइस सेक्ट मास्टर ने हमें आपकी उपस्थिति से सम्मानित किया है। झाओ येदाओ आपका स्वागत करने में विफल रहा है। वो 10,000 बार मरने का हकदार है। अचानक एक आकृति आसमान में उड़ी और जियोन घई के सामने प्रकट हुई। इस आदमी ने एक लंबा चांदी का लबादा पहना हुआ था। उसका चेहरा युवा और बाल सफेद थे। उसकी तीखी भौहें और बाघ जैसी आंखें थी। उसकी आंखें सितारों जैसी थी। वो एक मरते हुए आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो एक अतुलनीय भयंकर आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को काट सकता था, और ये अविनाशी था। झाओ येदाओ गोल्ड सैंड सिटी के सिटी लॉर्ड, अराजक गुफा स्टेज विशेषज्ञ के लिए आधा कदम और सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। इस समय उसने शियोंघई को देखा, अपनी मुट्ठियां बंद की और झुक गया। उसके शब्द सम्मान और आदर से भरे हुए थे। गोल्ड सैंड सिटी किलिंग सेक्ट के अधिकार क्षेत्र में था। इसके अलावा झाओ येदाओ केवल अराजक गुफा स्टेज विशेषज्ञ के लिए आधा कदम था और वो शियोंघई के सामने चींटी से अलग नहीं था। इसलिए वो शियोंघई के प्रति बेहद सम्मानजनक था।
और किसी भी तरह की उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। झाओ येदाओ, क्या तुमने इस आदमी को पहले देखा है? शियोंघई की नजर झाओ येदाओ पर पड़ी। फिर उसने चियांग झान का चित्र निकाला और ठंडे स्वर में पूछा। झाओ येदाओ ने शियोंघई के चेहरे पर ठंडक देखी। उसकी तीखी आंखों में हत्या के इरादे का निशान था। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि चित्र में मौजूद व्यक्ति ने इस अद्वितीय विशेषज्ञ को नाराज किया होगा। उसने कुछ देर तक ध्यान से उसे देखा। उसने हैरानी से कहा, जियोंग वाई सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा है। हालांकि मैं शहर में इस व्यक्ति का चित्र लगा सकता हूं। जब तक वो गोल्ड सैंड सिटी में प्रवेश करता है, हमें तुरंत जानकारी मिल जाएगी। झाओ येदाओं के लिए हत्या संप्रदाय के वाइस सेक्ट मास्टर जियोंघई, चाहे उसकी पहचान या ताकत कुछ भी हो, उसे हर कीमत पर उसका पक्ष लेने की कोशिश करने के लायक था। अतीत में उसके पास मौका नहीं था, लेकिन अब जब जियोंघई उसके सामने था, जब तक वो उसके साथ संबंध स्थापित कर सकता था, भविष्य में वो पहले स्वर्ग में जो चाहे कर सकेगा। जियोंघई ने अपना सिर हिलाया। वो गोल्ड सैंड सिटी में इसलिए आया क्योंकि ये शहर उस जगह के सबसे करीब था जहां चियांग झान भाग गया था। इसके अलावा गोल्ड सैंड सिटी की आबादी बहुत बड़ी थी और वहां 10 लाख से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट थे। यदि वो चियांग झान को गिरफ्तार करने के लिए झाओ येदाओं की विधि का पालन करता, तो शायद वो कुछ सुराग ढूंढ पाता। ये चियांग झान का चित्र है। ध्यान से देखो। जो कोई भी इस व्यक्ति को मारेगा या उसके निशान खोजेगा, उसे रैंक 1 दांव कलाकृति से पुरस्कृत किया जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद शियोंघई ने चियांग झान के चित्र को ऊपर उठाया और गोल्ड सैंड सिटी के विशेषज्ञों से कहा, जो गंगा की रेत की तरह थे। तेज और स्पष्ट आवाज बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और अंतरिक्ष और समय में गूंज उठा। इस समय गोल्ड सैंड सिटी के सभी विशेषज्ञों को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था। उनकी हर एक आंख में उत्साह का भाव था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि शियोंघई चियांग झान को क्यों चाहता था। रैंक 1 दांव कलाकृति बहुत शक्तिशाली थी। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किसने प्राप्त किया। हांगलोंग गोल्ड सैंड सिटी में हालांकि कुछ रैंक 1 दांव कलाकृतियां थी। ये एक खजाना था जो कुछ शक्तिशाली ताकतों का था। साधारण विशेषज्ञ, यहां तक कि कुछ हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ भी इसे रखने के योग्य नहीं थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रैंक 1 दांव कलाकृति किसी के लिए भी एक अनूठा प्रलोभन से भरी हुई थी, क्योंकि इस स्तर के खजाने ने एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जन्म दिया था। इसलिए इसे सक्रिय करने के लिए इसके स्वामी की आवश्यकता नहीं थी। यह पहाड़ों को नष्ट करने और शून्य को चकनाचूर करने की शक्ति को मुक्त कर सकता था। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी के पास रैंक 1 दांव कलाकृति होती है, तब तक एक कमजोर बच्चे के पास भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की पूंजी होती है। विशेष रूप से कुछ जीवन मृत्यु चरण और हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ। एक बार उनके पास रैंक 1 दांव कलाकृति हो जाने के बाद वे समान स्तर के सभी विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होंगे। वे स्वर्ग पर हंसने में सक्षम होंगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाएंगे। रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट प्राप्त करने के लिए गोल्ड सैंड सिटी के लाखों विशेषज्ञ अपनी मुट्ठी रगड़ रहे थे। जब उन्होंने खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत अपना कदम उठाया। अकेले हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट में दसियों हजार लोग थे और वे इस तरह बड़े पैमाने पर वांछित थे। इसने पूरे प्रथम स्वर्ग में एक तूफान खड़ा कर दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक पल के लिए गोल्ड सैंड सिटी को केंद्र में रखते हुए आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह मार्शल आर्टिस्ट थे। विशाल आकाश में कहीं से भी लोहे के खून से लथपथ हत्या के इरादे की लहरें उभरी, जिससे लोगों के दिल धड़कने लगे। जब लाखों विशेषज्ञ चियांग झान की खोज में पागलों की तरह लगे,
तो उसका नाम पूरे इलाके में बवंडर की तरह फैल गया। वो अभी अभी प्रथम स्वर्ग में आया था, लेकिन चियांग झान का नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था और उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये कहना ही होगा कि ये एक और अभूतपूर्व चमत्कार था।